Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 9 of class 12th history and the name of chapter is Kings and Chronicle the Mughal Court. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जो मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर 1526 से लेके 1757 तक बैटल ऑफ प्लासी तक या फिर 1857 तक भी आप कह सकते हैं उस तक जो इंडिया के अंदर स्थापित था उसके बारे में बेसिकली इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा नोट्स इसके बड़े हैं, 26 पेज हैं तो 2 वीडियोज इसकी आएंगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। द रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर saw themselves as appointed by divine will to rule over the people। जो मुगल एम्पायर के शासक होते थे मुगल साम्राज्य के, वो अपने आप को ऐसे मानते थे कि उनको डिवाइन अथॉरिटी ने मीन टू से कि गॉड हैव अपॉइंटेड देम, शासन करने के लिए उनको भगवान ने या खुदा ने भेजा है। दे स्टार्टेड द प्रोपेगेंडा ऑफ देयर डायनेस्टीज बाय राइटिंग बाय डायनेस्टिक हिस्टोरीज। और उन्होंने अपनी डायनेस्टीज के अपने साम्राज्य के बारे में किताबें लिखवाई ताकि वो अपने प्रोपेगेंडा को फैला सके। द मुगल किंग्स ऑर्डर्ड टू द कोर्ट हिस्टोरियन टू राइट अकाउंट। और जो उनके यहाँ पे उनके दरबार में जो इतिहासकार होते थे उनको कहा गया इस चीज को लिखने के लिए कि आप हमारे साम्राज्य के बारे में लिखिए कि हम कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या हमारी उपलब्धियां हैं, वो सब चीजें। Their writers collected vast amount of information like rules, laws, wars and victories etc। अब जो उनके राइटर्स थे उन्होंने ये जानकारियां इकट्ठी करी और उसके बाद फिर बुक्स लिखी जैसे आईने अकबरी, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्टोरियन राइटिंग इन इंग्लिश हैव गिवन द नेम ऑफ क्रॉनिकल्स। और जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। द मुगल एंड देयर एम्पायर। द नेम मुगल ड्राइव्स फ्रॉम मंगोल। मुगल शब्द कहाँ से आया है? मंगोल से। मंगोलिया एक देश है। दे डिडंट चूज द नेम फॉर देयर डायनेस्टी। उन्होंने अपनी डायनेस्टी के लिए ये मुगल नाम नहीं चुना है। दे वर डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, तुर्किश रूलर ऑन द फादर साइड। ये उनका जो नाम आया ना तैमूर, उनके जो फादर की साइड से थे ना तुर्किश शासक, उनके बेस पे ये नाम उनका रखा गया है। बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वाज रिलेटेड टू चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। और जो बाबर पहले शासक था जिसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था, पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में वो चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करता था, मदर की साइड से, अपनी माता की साइड से। ही स्पोक तुर्किश। और वो कौन सी भाषा बोलता था? तुर्किश भाषा। During the 16th century, European used the term Mughal to describe the Indian rulers। और जो यूरोपियन होते थे उन्होंने मुगल शब्द का उपयोग किया भारतीय शासकों को मतलब कि दर्शाने के लिए कि ये मुगल हैं। द फेमस नेम मौगली द यंग हीरो ऑफ रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट। और मोगली शब्द भी इसी से ही निकला है। रुडियार्ड किपलिंग की आपने ये जो जंगल बुक किताब भी है और यूट्यूब पे इसकी कहानियां भी है बहुत सारी वीडियोस में, उसमें देखा होगा। तो जो मोगली है वो शब्द कहाँ से आया है? मुगल से ही आया है। जहीरुद्दीन बाबर हैड टू फ्ली फ्रॉम फरगना अफगानिस्तान बाय द वारिंग उज़्बेक्स सेटल्ड इन काबुल। ठीक है, और जहीरुद्दीन बाबर थे वो कहाँ से? फरगना से भागे थे, अफगानिस्तान से छोड़ के, क्योंकि उज़्बेक ने वहां पे क्या कर लिया था, काबुल में वो सेटल्ड हो गए थे और कब्जा कर लिया था। देखो, ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया बाय दौलत खान लोधी। अब आप ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, जहीरुद्दीन बाबर को किसने इन्वाइट किया इंडिया में लड़ाई के लिए? दौलत खान लोधी ने। He defeated Ibrahim Lodi in first battle of Panipat in AD 1526। और जहीरुद्दीन बाबर ने इसको इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। अब आपको यहाँ 2 चीजें याद रखनी है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मरा कौन से युद्ध में? पानीपत की पहली लड़ाई में। और किसने मारा या हराया? बाबर ने। ठीक है, 1526 में। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1526 में बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी, 1527 में कौन सी, 1528 में, 1529 में और 1530 में। आप ये जरूर बताइएगा। ठीक है, लगातार वो इतनी लड़ाई लड़ते रहे थे।
ही डाइड इन 1530 और बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। और कहाँ उनको दफनाया गया? आराम बाग इन आगरा। पर लेटर उनको कहाँ, बाद में उन्हें कहाँ ले जाया गया? काबुल में। नसरुद्दीन हुमायूं AD 1530 से लेके 40 तक और 1555-1556 वाज द सन ऑफ बाबर। हुमायूं किसके बेटा था? बाबर का। एंड महिम अंगा बेगम, बाबर और महिम अंगा, ये महिम अंगा बाबर की वाइफ थी। इनके बेटे का नाम क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं। और याद रखिएगा हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। और वो किसकी बेटी थी? बाबर की। ही फोर्ट बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं ने कौन सी लड़ाई लड़ी? कंपटीशन का क्वेश्चन पहला, बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ कन्नौज 1540। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिमाइंड रखिएगा। किसने लड़ी? नसरुद्दीन हुमायूं ने। बोथ टाइम बैडली डिफीटेड बाय शेरशाह, और शेरशाह सूरी ने नसरुद्दीन हुमायूं को दोनों लड़ाई में बहुत बुरी तरह हराया। जलालुद्दीन अकबर का टाइम पीरियड रहा 1556 से लेके 1605 तक। अब 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई याद रखिएगा, और 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दोनों ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। जहांगीर का शासन रहा 1605 से लेके 1627 तक। अकबर के एल्डेस्ट सन थे जहांगीर। जहांगीर को पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। इवन इन्होंने ये तक कहा कि जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। ये फेमस क्योट याद रखिएगा। और इनके दरबार में एक फेमस चित्रकार था, उसका नाम मैसूर था। शाहजहां का टाइम पीरियड रहा 1628 से लेके 1658 तक। औरंगजेब 1658 से 1707, थर्ड सन ऑफ शाहजहां के तीसरा बेटा था औरंगजेब। आफ्टर 1707 फॉलोइंग द डेथ औरंगजेब द पावर ऑफ डायनेस्टी डिमिनिश्ड। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य इंडिया के अंदर कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। इन 1857 द लास्ट डायनेस्टी ऑफ मुगल बहादुर शाह जफर दो, इसके पापा का नाम अकबर शाह दो था, वाज ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिश। जब 1857 की क्रांति में जो फेल हो गई थी, जो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू की गई थी, मंगल पांडे ने, झांसी में उसको रानी लक्ष्मीबाई जी ने लीड किया, जमशेदपुर बिहार में कुंवर सिंह हो गए, कानपुर में नाना साहेब हो गए, ठीक है ना। तो ये इन सब जगह से, जहाँ दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, तो ये लड़ाई जो लीड की गई, इसमें क्या हुआ, मुगल्स ने फाइनली उनको डिफीट कर दिया गया। और बहादुर शाह जफर को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? रंगून, बर्मा में। अब वो बर्मा में ही इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो एक बाबा को मानते थे, उनकी कब्र वहीं पे थी दरगाह, तो वो चाहते थे कि अंतिम दिन वो वहां पे बिताए। आज रंगून बर्मा कहाँ है? म्यांमार के अंदर है। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। अब ये जो इतिहासकारों ने मतलब उनके समय के जो राइटर्स थे, उन्होंने जो उनके बारे में लिखना शुरू किया, क्योंकि मुगल अपने आप को महान से महान दिखाना चाहते थे। Chronicles prepared by the Mughal emperor are an important source for studying the empire and its court। अगर हमें मुगल दरबार के बारे में जानना है तो इन क्रॉनिकल्स के जरिए हम उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। Their objective was to tell people that who opposed the Mughal rulers they were definitely fail। और वो इन क्रॉनिकल्स के जरिए ये भी बताना चाहते थे कि कौन से जो शासक थे उन्हें हराना चाहते थे या फिर उनका अपोज करते थे, और वो हारते थे हमेशा। मुगल उनको हरा देते थे, कहने का मतलब ये है। द रूलर्स वॉन्टेड दैट देयर वॉज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर देयर हेयर, उत्तराधिकारी। और मुगल ये भी चाहते थे अपने मतलब कि जो उनका उत्तराधिकारी हो उसके भी बारे में लिखा जाए, और उसके इतिहास या उसकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी सारी चीजें मेंशन हो। द ऑथर्स वर कोर्टियर्स। और जो राइटर्स होते थे वो आमतौर पर दरबारी होते थे, उन्हीं के दरबार के होते थे। द हिस्ट्रीज क्रॉनिकल्स रोड फोकस्ड ऑन इवेंट, द रूलर्स, हिज फैमिली। और जो आमतौर पर इतिहासकार होते थे वो शाही परिवार, दरबार के बारे में, नोबल्स के बारे में, युद्ध के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के बारे में, इन सब चीजों के बारे में क्रॉनिकल के अंदर लिखते थे। देयर टाइटल सच एज अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा, अ टाइटल ऑफ मुगल रूलर औरंगजेब। ठीक है, अकबरनामा तो अकबर से बिलोंग करता है, शाहजहांनामा शाहजहां से, और आलमगीरनामा औरंगजेब से। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था औरंगजेब को। फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियन,
मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन, और आमतौर पे किस क्रॉनिकल्स जो होते थे, इनके किताबें होती थी, वो किस भाषा में लिखी गई? पर्शियन भाषा में। एट द टाइम दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज हिंदवी एंड पर्शियन वर फ्लोरिश्ड, और जब दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी भाषा मतलब कि फली फूली? हिंदी और पर्शियन भाषा। द फर्स्ट रूलर बाबर रोड पोएट्री एंड हिज मेमोरीज इन तुर्किश लैंग्वेज। हमने अभी शुरू में ही पढ़ा था, बाबर कौन सी भाषा बोलता था? तुर्किश भाषा। अकबर एंड ग्रेट कॉन्टेक्ट ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल विद ईरान एंड दे वांटेड टू गेट। अकबर शासक थे, मुगल शासक थे, उनके संबंध ईरानियों से बहुत ज्यादा थे। देखो, मुगल साम्राज्य या फिर जो भी इंडिया के अंदर आए, मेन हर कोई चाहता था कंधार या काबुल पे कब्जा करना। क्यों? क्योंकि उसी से ही पूरे अरब का ट्रेड चलता था, उसी रास्ते के जरिए, और पूरा यूरोप भी उसी से ही माल जाता था। सो माइट हैव मोटिवेटेड द एम्परर टू अडॉप्ट दिस लैंग्वेज। और अकबर, ईरान में तो आप जानते ही हैं पर्शिया भाषा चलती थी, तो उससे भी ये बहुत ज्यादा क्या हुए? प्रभावित हुए और मोटिवेट हुए, और इस भाषा को वो अपनाना चाहते थे। अकबर मेड पर्शियन एज अ मेन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, और अकबर ने पर्शियन भाषा को, मतलब पारसी भाषा को अपनी कोर्ट के अंदर मुख्य भाषा के रूप में उसको जगह दी। पर्शियन लैंग्वेज गोट सुपीरियर स्टेटस इन दी कोर्ट, और पर्शियन लैंग्वेज को क्या मिला? सुपीरियर स्टेटस मिला कोर्ट के अंदर। दीज पीपल हु नो पर्शियन वेरी वेल हैड बीन ग्रेट रेस्पेक्टेड, और जो पर्शियन भाषा को जानता है, बोल सकता है, उसकी बहुत रेस्पेक्ट होती थी। इट वॉज स्पोकन बाय द रॉयल किंग, और ये शाही राजा के द्वारा बोली जाती थी। रॉयल हस्बैंड एंड द एलाइट एट द कोर्ट, जो शाही लोग होते थे आमतौर पे वो इस भाषा को बोलते थे। इट बिकम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये उनके मतलब कि राजशाही की या जो उनकी व्यवस्था थी उसका भी क्या बन गया था? हिस्सा बन गया था एडमिनिस्ट्रेशन का। पीपल यूजिंग पर्शियन केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट रीजन, जो लोग इस भाषा को यूज करते थे वो अलग अलग रीजन से आए हुए थे, ठीक है ना। एंड स्पोक अदर इंडियन लैंग्वेज, और दूसरी भारतीय भाषाएं भी बोलते थे। आर्टिकल शेड्यूल 8 में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। दे मिक्सड अप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल 8 में कंपटीशन में पूछता है। दे मिक्सड अप पर्शियन एंड हिंदवी लैंग्वेज एंड मेड उर्दू लैंग्वेज, उन्होंने पर्शियन और हिंदवी लैंग्वेज को मिला के क्या बनाई? उर्दू भाषा। अकबरनामा किस में लिखा गया? पर्शियन भाषा में। बाबरनामा ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तुर्किश इनटू पर्शियन, क्योंकि बाबर तो तुर्किश भाषा बोलता था, तो तुर्किश भाषा से उसको किस में कन्वर्ट किया गया? बाबरनामा को पर्शियन भाषा में। संस्कृत टेक्स्ट सच एज महाभारत एंड रामायण आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन भाषा, महाभारत और रामायण को भी पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड एट रजमनामा, कंपटीशन का क्वेश्चन याद रखिएगा। महाभारत का जब क्या नाम रखा गया था जब उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन भाषा में? रजमनामा, ठीक है। बुक ऑफ वॉर्स। द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑल मैन्यूस्क्रिप्ट वर हैंड रिटन बुक, जितने भी ये सब लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी किताबें, मैन्यूस्क्रिप्ट। द सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इंपीरियल किताब खाना, और जहाँ पे ये सब लिखी जाती थी वो शाही लाइब्रेरी होती थी जिसको किताब खाना कहा जाता था। इट वॉज अ प्लेस वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज केप्ट एंड न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट वर प्रोड्यूस, ये वो जगह होती थी जहाँ पे सारा एम्परर्स का कलेक्शन इकट्ठा होता था मैन्यूस्क्रिप्ट का, और नई मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पे लिखी जाती थी। द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन्वॉल्व्ड अ नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर चीजें होती थी उसमें बहुत सारी मेंशन होता था सारा कि को लोग क्या काम कर रहे हैं। इवन जो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखते थे उनकी भी हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी होती थी। पेपर मेकर्स वर नीड टू प्रिपेयर द पेज, जो कागज बनाने वाले लोग थे उनकी जिम्मेदारी थी कागज बनाना, और कैलीग्राफर्स जो थे उनकी जिम्मेदारी थी कॉपी करना टेक्स्ट को, ठीक है ना, चमकाने वाले ग्लाइडर्स पर। टू इल्यूमिनेट द पेज, पेंटर्स टू ड्रॉ सीन और पेंटिंग्स भी बनाना फ्रॉम द टेक्स्ट, बुक बाइंडर्स टू गैदर द, और फिर बुक बाइंडर्स की जिम्मेदारी थी कि बुक्स को बाइंड, पेजों को बाइंड करना और उन्हें एक ऑर्डर में रखना और अच्छे से कवर उस बुक का बनाना। तो हर व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी थी।
द फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट वाज सीन एज अ प्रीशियस ऑब्जेक्ट, और जब मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हो जाती थी तो उसको बहुमूल्य चीज माना जाता था। अ वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ एंड ब्यूटी, और उसको बहुत ही मतलब रेस्पेक्टेबल और बहुत ही मतलब अच्छे लेवल की माना जाता था। कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हैड अ हाई सोशल स्टेटस, आमतौर पर कैलीग्राफर्स और पेंटर्स का समाज के अंदर बहुत बड़ा दर्जा प्रदान था इन लोगों को। अब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सोशल स्टेटस बड़ा ही होगा। वेयर एज पेपर मेकर्स और बुक बाइंडर्स डिडंट इंट्रोड्यूस, पर इन दोनों बुक बाइंडर्स का और पेपर मेकर्स का इतना हाई स्टेटस नहीं होता था सोसाइटी में, पर कैलीग्राफर्स का और इनका बहुत ज्यादा होता था। अकबर्स फेवरेट वाज दी नस्तलिक स्टाइल, राइट, उनको इस तरह के स्टाइल में जो लिखा जाता था ये बहुत पसंद था। ये एक फॉर्म है, जैसे राइटिंग की ही एक फॉर्म है नस्तलिक स्टाइल। द पॉइंटेड इमेज टू डिस्क्राइब एनी इवेंट, पेंटिंग इमेज वर जनरली यूज्ड, आमतौर पर किसी भी चीज इवेंट को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता था, पेंटिंग्स का। व्हेन कैलीग्राफर रोट समथिंग इन अ बुक देन दे लेफ्ट सम स्पेस अराउंड इट फॉर पिक्चर, आपने देखा होगा जो पुरानी किताबें हैं ना उनके अंदर अगर कुछ लिखा होता है उसके साथ एक फोटो भी होती है ताकि उस इवेंट को अच्छे से समझा जा सके, ठीक है ना। तो आमतौर पे उनके मैन्यूस्क्रिप्ट में भी यही होता था, वो जगह छोड़ देते थे लिखने के बाद ताकि वहां पे चित्र बनाए जा सके। आर्टिस्ट इंसर्टेड, और जो आर्टिस्ट होते थे वो वहां पे ड्राइंग पिक्चर्स बनाते थे, ठीक है ना, और टेक्स्ट के बारे में समझाते थे। पिक्चर्स मेड मैन्यूस्क्रिप्ट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, पिक्चर्स के जरिए मैन्यूस्क्रिप्ट और अच्छी लगती थी और सुंदर दिखती थी। द हिस्टोरियन अबुल फजल डिस्क्राइब्ड पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट, जो अबुल फजल थे इतिहासकार, उन्होंने पेंटिंग्स को एक मैजिकल आर्ट के रूप में मतलब डिस्क्राइब किया। इन हिज व्यू, उनके अनुसार, इट हैड द पावर टू मेक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक लिविंग ऑब्जेक्ट, उनके अनुसार वो पेंटिंग को ये मानते थे कि नॉन लिविंग थिंग को भी पेंटिंग ऐसे दिखा सकती है जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल आपके सामने, दुनिया में बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स जो बिकती हैं। बाय यूजिंग द पेंटिंग ऑफ एम्परर हिज कोर्ट क्रिएटेड टेंशन बिटवीन रूलर्स एंड कंजर्वेटिव्स मुस्लिम एलाइट हु फॉलो उलेमा। अब जो ये पेंटिंग्स थी या जो मतलब अकबर के दरबार में पेंटिंग्स यूज होती थी, रूलर्स एंड कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी सोच थे और जो शासक थे, रूढ़िवादी मुस्लिम सोच के जो थे, मुस्लिम व्यक्ति जो रूढ़िवादी सोच रखता था, उनके बीच में, उलेमा के बीच में और उन शासकों के बीच में क्या होने लगा, कन्फ्लिक्ट होने लग गया, ठीक है ना, क्योंकि उलेमा मना करता था कि पिक्चर्स ना बनाओ, पर वो लोग बनाते थे। अकॉर्डिंग टू उलेमा, उलेमा एक तरह के आप मान लो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं मुस्लिम में, ठीक है ना, गुरु टाइप आप मान सकते हो। देयर वर, उलेमा के हिसाब से प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी पेंटिंग बनाना क्या है, बैन है, उनकी पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती प्रॉफेट मोहम्मद की। इट वुड, प्रॉफेट मोहम्मद, मुस्लिम्स का ये मानना है कि प्रॉफेट मोहम्मद गॉड के आखिरी मैसेंजर है, ठीक है ना। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था मुस्लिम्स के रिलीजन के बारे में कि उनमें क्या क्या विश्वास है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। It would suggest that the artists were getting to capture the power of creation in their hands, और वो ये मानते थे कि अगर ये इस तरह की पेंटिंग्स बनाएगा कोई भी आर्टिस्ट, तो वो जो पावर ऑफ क्रिएशन है, किसी भी चीज की रचना, जैसे प्राकृतिक रचना है, वो उसको अपने हैंड में कर लेगा, क्योंकि पेंटर भी तो नई नई चीजों को ड्रॉ करता है ना। अब ये सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति कागज पे ड्रॉ कर रहा है और एक पूरे संसार को बना रहा है, तो दोनों में तो डिफरेंस है ही। पर उलेमा थिंक दैट कि ये व्यक्ति इसको गेन कर लेगा, ऐसे कैसे कर लेगा। दिस वॉज अ फंक्शन दैट वॉज बिलोंगिंग ओनली टू गॉड, और वो उनका ये मानना था कि ये काम सिर्फ ये रचना करना, जैसे पेंटिंग भी एक तरह की रचना ही है, तो उलेमा का ये मानना था कि ये रचना करने का काम सिर्फ गॉड का है और कोई इसे ना करे। इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया चेंज्ड विद द टाइम, और वक्त, जैसे मतलब कि देखो शरिया क्या होता है, इस्लामिक लॉज होते हैं जो इनके यहाँ पे माने जाते हैं, तो इनका इंटरप्रिटेशन भी, इनकी व्याख्या भी वक्त के साथ क्या होती गई, बदलती गई। द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा, द इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ मुगल हिस्ट्रीज वर रिटन
वर इन अकबरनामा एंड बादशाहनामा, ठीक है ना। जो पेंटिंग्स के बारे में है वो अकबरनामा और बादशाहनामा में बहुत सारी बनाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। ईच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन ऑन एन एवरेज 150 पेज ऑफ पेंटिंग्स ऑफ 150, मतलब हर मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर आमतौर पर 150 पेंटिंग्स ऑफ बैटल, साइज, हंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन, दरबार के सीन दिखाए गए हैं, ईटीसी। इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। अबुल फजल ब्रॉट अप पालन इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा। अबुल फजल को उनका भरण पोषण कहाँ पे हुआ? आगरा के अंदर हुआ। ही वॉज वाइडली रीड इन अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक फिलोसफी एंड सूफिज्म। उन्होंने अरेबिक, पर्शियन और ग्रीक और सूफिज्म आइडियोलॉजी को भी समझा है। मेरे कहने का मतलब है दार्शनिक भी थे। ही अपोज्ड द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव उलेमा। अब पढ़ा लिखा आदमी तो देखो रूढ़िवादी लोगों की सोच को चैलेंज करता ही है, ये जाहिर सी बात है। तो अबुल फजल ने भी कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी उलेमा थी उनके सोच को क्या किया? चैलेंज किया, उनका अपोज किया कि आप लोग मतलब गलत कह रहे हो या ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच का लेवल थोड़ा अलग होता है। अकबर इम्प्रेस्ड बाय दीज क्वालिटीज। अकबर को अबुल फजल की ये क्वालिटीज बहुत पसंद आई। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्परर वाज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम कंजर्वेटिव रिलीजियस। और अकबर ये चाहते थे, या कोई भी शासक ये चाहता था कि जो ये कंजर्वेटिव लोग हैं, ये जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, जो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इन लोगों से अपने राज्य को फ्री करना, इन्हें राज्य से निकालना, खत्म करना। बिगिनिंग इन 1589 अबुल फजल वर्कड ऑन द अकबरनामा। अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा लिखा, और उनको 13 साल लगे, और ये 3 किताबों के अंदर लिखा गया अकबरनामा। द फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल्स। पहले 2 तो इतिहास के, मतलब अकबर महान के इतिहास को दर्शाते थे। एंड द थर्ड बुक आईने अकबरी। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एक और बन गया आपका, देखो कि तीसरी बुक का नाम क्या था? आईने अकबरी था, जो अबुल फजल ने लिखी। या फिर ये पूछ लेगा आपसे आईने अकबरी लिखी किसके द्वारा गई, तो आप ये भी याद रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The first volume contains the history from the Adam to Akbar life. मुस्लिम्स में ये विश्वास है कि जो पहले इंसान इस दुनिया में था, गॉड ने भेजा था, वो आदम था, ठीक है ना। और उनकी वाइफ हव्वा थी, हव्वा माना जाता है उनकी वाइफ का नाम। तो द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन द हिस्ट्री फ्रॉम आदम टू अकबर्स लाइफ, ठीक है ना। आदम से लेके अकबर तक का, अकबर की 30 साल तक की उम्र के बारे में, अकबर 30 साल तक का उनका इतिहास, और आदम से लेके आज तक जो अकबर तक का पीरियड था उसके बारे में पहली 2 किताबों में, फर्स्ट किताब में बताया गया है। अब जो सेकंड बुक थी उसके अंदर क्लोजेज इन द 46th रीजनल ईयर 601 ऑफ अकबर, और इसमें क्या था? अकबर के शासन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। द वेरी नेक्स्ट अबुल फजल वाज मर्डर्ड बाय द बीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल का कत्ल कर दिया गया किसके द्वारा? बीर सिंह बुंदेला के द्वारा, एज अ कॉन्स्पायरेसी मेड बाय प्रिंस सलीम। और जो राजा सलीम था, या मतलब कह लो आप, उसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया और अबुल फजल का कत्ल करवा दिया गया बीर सिंह बुंदेल को यूज करके। द अकबरनामा वॉज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट। अकबरनामा के अंदर डिटेल में बताया गया कि अकबर ने कब क्या किया, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कैसी थी, कल्चरल चीजें कैसी होती थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब अकबरनामा के अंदर बताया गया है। In the Aine Akbari, the Mughal Empire is presented as having a diverse population consist of। आईने अकबरी के अंदर ये भी बताया गया कि मुगल साम्राज्य में अलग अलग जाति, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, जैसे हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, अ कंपोजिट कल्चर, और सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते थे। बादशाहनामा। अकबर हमीद लाहौरी, स्टूडेंट ऑफ अबुल फजल, अबुल फजल के ही ये शिष्य थे, इन्होंने लिखा बादशाहनामा। कंपटीशन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अकबर हमीद लाहौरी। एम्परर शाहजहां, हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट, जब शाहजहां को उनके टैलेंट के बारे में पता चला, टोल्ड हिम, उन्होंने हमीद लाहौरी को कहा कि वो शाहजहां उनके बारे में भी लिखे अकबरनामा की तरह, जैसा अबुल फजल ने काम किया है, आप भी ऐसा काम करो मेरे लिए। बादशाहनामा आल्सो हैड इन 3 वॉल्यूम। बादशाहनामा की भी 3 वॉल्यूम थी, जिसको दफ्तार कहा जाता था, ऑफ 10 लूनर ईयर्स, मंथली साइकिल ईच।
Lahori wrote the first and second दफ्तार comprising in the 20 years of the emperor rule। 20 साल का जो बादशाह जो इसका शाहजहां का शासन था उसके बारे में उन्होंने पहली 2 किताबों में बताया। लेटर दीज वॉल्यूम्स वर करेक्टेड बाय वजीर सदुल्ला खान, और जो इसमें कमियां थी फिर जो मिसप्रिंट थे वो वजीर सदुल्ला खान ने उसको सही करा। ड्यू टू ओल्ड एज लाहौरी कुड नॉट राइट, क्योंकि और वो बूढ़े भी थे बहुत ज्यादा, तो वो सही से लिख भी नहीं पाते थे या ज्यादा लिख नहीं सकते थे, इस वजह ये तो फिर उनकी मदद किसने करी? सदुल्ला खान ने। थर्ड डिकेड वाज रिटन बाय वारिस, और तीसरा दशक किसके द्वारा लिखा गया? वारिस के द्वारा। पहले 2 दशक सदुल्ला खान के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बिगेन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, और जो अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो भारतीय इतिहास को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और लोगों के बारे में समझा, हमारे कल्चर के बारे में समझा। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784। कंपटीशन का एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा फाउंड की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। एसएससी या जो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो ये पूछ ही लेता है, ठीक है। द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट, उन्होंने इस सब ये एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई जिसके अंदर मतलब कि इंडियन जो टेक्स्ट पर्शियन भाषा में या तुर्किश भाषा में थे उनको ट्रांसलेशन किया गया, दूसरी भाषाओं में एडिटिंग की गई। अब देखो इतिहास यहीं से ही बदलना शुरू होता है, क्योंकि हर व्यक्ति इतिहास को अपने अकॉर्डिंग लिखता है, तो फिर क्या होता है इतिहास में, हिस्ट्रीज में वेरिएशंस आ जाते हैं। एडिटेड वर्जन्स ऑफ द अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी में इनको छापा गया। अकबरनामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरेज, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, BEVERIDGE। ये पूछ सकता है कंपटीशन में कि किसने अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इन्होंने बहुत काम किया था इसके ऊपर। द आइडियल किंगडम अ डिवाइन लाइट। अब देखो जो एक अच्छा साम्राज्य होता है वो एक अच्छे मतलब कि भगवान की रोशनी की तरफ या गॉड के रास्ते पे ले जाता है। कोर्ट हिस्टोरियन शोड मैनी सोर्सेज टू टेल द पावर ऑफ द मुगल किंग केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। जो आमतौर पर इतिहासकार होते थे दरबार के अंदर वो ये दर्शाते थे किताबों के अंदर कि जो इस मुगल राजा को पावर्स थी वो किसकी तरफ मिली, किससे मिली? गॉड से। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि चालुक्य या जो साउथ के राजा थे वो भी अपने आप को डिवाइन अथॉरिटी से जोड़ते थे। तो शासक हमेशा शुरू से अपने आप को डिवाइन अथॉरिटी से जोड़ना चाहता था ताकि उसको जनता का सपोर्ट रहे। एग्जाम्पल, मंगोल क्वीन एल्किनिया हु वाज इम्प्रेग्नेंटेड, ठीक है ना, बाय अ रे ऑफ सनशाइन वाइल रेस्टिंग इन हर टेंट हाउस। एग्जाम्पल के तौर पे ये मंगोल क्वीन थी, इसके बारे में बताया गया है कि ये प्रेग्नेंट हुई है इसको सूरज की रोशनी से। देखो डिवाइन अथॉरिटी से जोड़ी जा रही है चीज। द ऑफ स्प्रिंग संतान शी बोर कैरिड द डिवाइन लाइट, और जो उसका बेटा हुआ फिर बच्चा हुआ उसको भी क्या थी? भगवान की बहुत सारी पावर्स उसको मतलब कि डिवाइन अथॉरिटी ने उसे पावर्स दी थी। पास्ट उसके अंदर वो पावर्स ट्रांसफर हुई थी, जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह चलता रहता है। अबुल फजल कीप इट, अब ये आपके ऊपर है मानना कि क्या ये सच है या ये ऐसे ही है। अबुल फजल कीप इट एट द हाईएस्ट प्लेस इन द क्रॉनिकल्स, और इन चीजों को अबुल फजल ने हाईएस्ट मतलब कि अच्छा स्थान दिया है या ऊंची चीजों के साथ इसको मेंशन किया है। अ यूनिफाइंग फोर्स, एब्सोल्यूट पीस। Emperor wanted that among all religious groups, Hindus, Jains and Muslim should live with peace। जो शासक था वो ये चाहते थे कि भाई ये सब लोग मिलजुल के रहें, आपस में लड़ाई ना लड़ें। Emperor stood above all religious and ethnic groups, sort out all disputed issues among people। और शासक क्या करता था आमतौर पर जो इन सब के बीच के झगड़े या मसले होते थे उनको सुलझाता था, उस पर फैसले सुनाता था। All religious and school of thought had freedom of expression। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के फर्स्ट 6 आज़ादी में से पहली आज़ादी यही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हर व्यक्ति को जो वो सोचता है वो बोलने के लिए वो स्वतंत्र है। देखो कितनी बढ़िया बात है।
बट ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट हार्म। अब देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, क्योंकि हम वो भी नहीं बोल सकते कि सामने वाले का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो, सेम इसी तरह उनके वक्त में था। बट ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट हार्म द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमंग देमसेल्व्स। अब ये भी नहीं कि आपस में लड़े या राज्य के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुलह ए कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। और सुलह ए कुल मतलब कि आपस में सलाह कर लो, जो लोगों के बीच में मसले होते हैं उन्हें सुलझा लेना, ठीक है ना। और सुलह ए कुल के ही जरिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता था। अकबर अबोलिश द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज, जो तीर्थयात्रियों पे टैक्स लगता था वो उन्होंने 1563 में खत्म कर दिया था। और जजिया भी एक तरह का टैक्स था पिलग्रिमेज पे 1564 में। अब जजिया में क्या था कि जो मुस्लिम्स को छोड़ के जो और भी किसी धर्म का तीर्थयात्री है उस पर टैक्स लगता था, मुस्लिम को छोड़कर, तो अकबर ने इसे खत्म किया। पर औरंगजेब ने इस टैक्स को दोबारा लगा दिया था, जजिया टैक्स को। आप ये भी याद रखिएगा, पूछता है कंपटीशन में कि किसने इस टैक्स को दोबारा लगाया था, औरंगजेब ने। मुगल एम्परर्स हु गेव ग्रांट टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। आपको पता ही है मुगलों को शुरू से ही बिल्डिंग्स बनवाने का या इबादत खाना बनवाने का, इबादत खाना मीन्स वेयर अब इंडिविजुअल कैन वर्शिप टू द गॉड, जैसे टेम्पल्स या मस्जिद, इन सब को कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो इस चीज पे बहुत पैसा खर्च करते थे। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, ग्रांट वर लेटर इशूड फॉर देयर रिपेयर। और अगर कोई मतलब कि मंदिर को नुकसान पहुंचाए किसी युद्ध के दौरान, तो मुगल शासक उसके लिए पैसा देते थे ताकि उसको नुकसान पहुंचाए, क्षति हुई है, वो पूरी की जा सके, मीन टू से कि उसका रिकंस्ट्रक्शन करवा देते थे। ये चीज देखो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है ना। हमारे संविधान के अंदर भी आप प्रीएम्बल में देखो सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। जस्ट सोवरेंटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोवरेंटी क्या होता है? संप्रभुता। कहने का मतलब है जब मेरे ऊपर मेरा राज हो, किसी और की ना चले, वो सोवरेंटी है। अबुल फजल डिफाइंड दैट एम्परर प्रोटेक्ट्स द 4 एसेंस ऑफ हिज पीपल, नेमली। आमतौर पर अबुल फजल ने बताया है कि शासक 4 चीजों की रक्षा करता था अपनी प्रजा की: उनका जीवन, उनका संपत्ति, उनका ऑनर मतलब उनकी रेस्पेक्ट, और उनका विश्वास। बहुत बढ़िया चीज है। हालांकि हमारे यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत पहले प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, 7वां फंडामेंटल राइट, पर उसको अब हटा दिया गया, उसको लीगल राइट में डाल दिया आर्टिकल 300 के कै में। याद रखिएगा, अब हमारे यहाँ टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आज के समय में। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ हिस्ट्री को आज से, ताकि आपको दोनों चीजें फैक्ट समझ में आए। इन रिटर्न ही डिमांड ओबीडेंस, और बदले में वो क्या चाहते थे? मतलब थोड़ा सा टैक्स और शेयर ऑफ रिसोर्सेज। इवन आज भी देख लो आप, हम नहीं देते टैक्स सरकार को, किस लिए? इन्हीं 4 चीजों की रक्षा करने के लिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो अब अगली वीडियो होगी पार्ट 2 की, उसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको जो भी हमने पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और जो मतलब कि बोलने में कहीं पे मिस्टेक हुई है उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और अगर इस चैप्टर में जितना अब तक हमने पढ़ा किसी पॉइंट द्वारा आप हर्ट हुए हैं तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको हर्ट करने की। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, पॉइंट्स होते हैं जो आ जाते हैं बीच बीच में ऐसे, तो ठीक है, आप उनको एज ए स्टूडेंट ही लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई इसमें किसी चीज को समझने में समस्या आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसके आंसर्स आपको दोबारा दे देंगे। और वो जो मैंने आपसे पूछा है इसमें 1526, 1527, 1528, 1529 में कौन कौन सी लड़ाई हुई, वो आप बताइएगा बाबर ने किसके साथ लड़ी और कौन कौन सी वो युद्ध थे। इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिएगा।